और उनकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करता हूँ दिल्ली प्रदेश की जो भी अन्य टीमें हैं, चाहे वो कोर मेंबर हो या मुख्य धारा की, सभी से निवेदन करता हूँ कृपया आप सभी भी स्टेज से नीचे हो जाए। सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, चाहे वो प्रदेश के हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो या इसे संघर्ष हो। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? मेरे जितने भी सम्मानित साथी हैं कृपया करके जगह छोड़ दें, इसे खाली कर दें प्लीज। सबसे पहले तो आप सबको आज इस पावन अवसर पर जब पूरे देश और दुनिया में भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, इस पावन और गौरवान्वित अवसर पर मैं आप सबको बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूं। पूरी दुनिया में जो भगवान वाल्मीकि महाराज के अनुयायी, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले लोग रहते हैं, उन सबके लिए भी मैं संतों, गुरुओं, महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम सब लोग पे बना रहे। फिर उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा अपने दिल्ली प्रदेश की टीम का, हमारे नेतागणों का, भाई हिमांशु जी का, महेश जी का, नरेंद्र भिकुराम जैन जी का, अब्दुल वाहिद जी का, और जो तमाम हमारे साथी हैं, हमारी बहनें जो हमारी महिला नेता, उनका भी धन्यवाद दूंगा। और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा, ये हर बार जो है प्रोग्राम करता है, कोशिश करता है कि मैं कहीं से भी पहुंच जाऊं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा छोटे भाई विक्की पारचा जी का, कि वो अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जुटा के एक ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम करते हैं कि आने वाला और देखने वाला दोनों खुश हो जाते हैं। ये बधाई के पात्र है और मैं महापुरुषों से ये प्रार्थना करूंगा कि कुदरत इनके इस लक्ष्य को और आगे बढ़ाए और एक दिन ऐसा आए कि ये इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का मजबूती से नेतृत्व करें और आप लोगों की समस्याओं को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें। जो समस्याएं आपके जीवन में, उनको खत्म करने का काम करें। ऐसी इनके लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं। आपकी जेब में पैसा होना अलग बात है, उस पैसे को समाज के लिए खर्च करना ही अलग बात है। तो इनके अंदर हिम्मत है, इनकी हिम्मत और उत्साह बढ़ा रहे। मुझे चंद बातें आपसे कहनी है, क्योंकि ये सच है कि समय की कमी है। मैं आग्रह के तौर पे कहना चाहता हूं कि आप जब भी भगवान वाल्मीकि महाराज की फोटो देखोगे तो आपको दिखाई देगा कलम। हमारे हाथ में कलम था, एक दिन में हमसे कलम नहीं छुड़ाया होगा, और एक दिन में कलम छोड़ा भी नहीं होगा हमने। लंबा समय लगा होगा और बहुत तरह से हमारी आदतें बिगाड़ी गई होंगी, और आदतें बिगाड़ के वो कलम हमसे छीन के और उसकी कलम की जगह हमें झाड़ू देने का काम किया गया। और इस झाड़ू को देने के बाद आज हालात ऐसे हैं कि हम झाड़ू के लायक ही होकर रह गए। और मैं फिर कहता हूं कि झाड़ू भी हमसे अच्छी है, क्योंकि झाड़ू भी संगठित है और वो कूड़ा कचरा साफ करती है, लेकिन हम तो उस काम को भी सही तरह से नहीं कर पा रहे। हम अपने बीच की जो बुराइयां उनको नहीं निकाल पा रहे। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर वास्तविकता में आप भगवान वाल्मीकि महाराज के सच्चे वंशज हैं तो फिर पकड़िए उस कलम को, क्योंकि मैं और आप ये जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जिस कौम के हाथ में कलम होती है और जिनके पास कलम की ताकत होती है, उनका हाथ किसी के आगे फैला हुआ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में कहा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने उस पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि जो लोग शिविर में मरते हैं उनको 30 लाख रुपए का जो है मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिनों बाद हमें याद किया, लेकिन 30 लाख रुपए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप आज के हालात जानते हैं। दिल्ली में जानते हैं, अगर एक बच्ची की शादी करनी हो तो 5, 7, 10 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अगर आपको एक मकान बनाना हो तो आपके पूर्वजों की चप्पलें घिस जाएंगी, भूखे पेट पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा, तब जाके कोई मकान बनेगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया कि मुआवजे की राशि 50 लाख होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे लोगों को इस रोजगार से बाहर निकालने में आप मदद कराइए। वही उसी प्रक्रिया से हम भी जन्म लेते हैं, जिस प्रक्रिया से दूसरे लोग जन्म लेते हैं। हमारे हिस्से में हमारे महापुरुषों ने कभी ये काम नहीं लिखा था
मगर हमें मजबूर किया गया और आसपास हमारे शराब की दुकानें खोल के हमें इस गंदगी में उतारा गया और हम इसमें लंबे समय से अपनी जान खो रहे हैं। तो मैंने ये भी कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सर्वोच्च न्यायालय को ये भी तय करना चाहिए कि जो सरकारों ने नकारा है, जैसे यहाँ की सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे, और कोरोना काल में मेरे याद है कि हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माओ ने, हमारे बुजुर्गों ने, जब लोग अपनी जान को, अपने परिवार को नहीं देखना चाहते थे, जब वो परिवार के मरे हुए व्यक्ति को दूर से दूर अंतिम संस्कार करा रहे थे, वो इस दिल्ली में, और सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के हर शहर के और कस्बे की सफाई करके इस प्रदेश को और देश को सुरक्षित रखने का काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि हम 1 करोड़ रुपए का कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देंगे, और अगर आप नहीं जानते तो जानिए, एक लड़ाई ऐसी है जिसको हमने लड़ी, उसमें भी मुश्किल से 10 लाख रुपए का अनुदान मिला। हमने उस भाई से कहा था कि आप डटे रहो, कुछ दिन तो हमारे साथ खड़े होकर देखो, अलग से खींच के आपके अधिकार ला के देंगे, आपकी हिस्सेदारी, आपका सम्मान ला के देंगे। तो वो इतने दिन तक नहीं डट पाए, इसलिए हमें वो सब चीजें नहीं मिली। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है। जब राजतंत्र था तो राजा महाराजा तय करते थे कि आप कैसे जीवन जियोगे। ये लोकतंत्र है, डॉक्टर अंबेडकर का तंत्र है। इस डॉक्टर के अंबेडकर के तंत्र में वोट की शक्ति आपके पास है। आप अपने दिन याद करो, आप गांव से निकल के शहर में आओ, वो भी दिन थे कि पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, सर ढकने के लिए अच्छे मकान नहीं थे, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं था। जब मैं आया तो आपने मेरे सामने बिस्लेरी की बोतल रखी। दिन बदल चुके हैं। आजाद भारत में आपको अपनी ताकत बनानी है, और ताकत तब बनेगी सबसे पहले शिक्षा को हम हथियार बनाएं। हम बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, जिस तरह से हमारे समाज की बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ के हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे बढ़ने का काम करें। इस तरह से शिक्षा को हथियार बना के हम आगे बढ़ने का काम करें और संगठित होकर अपनी वोट की शक्ति से। ये दिल्ली है, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, ये दिल्ली है, इसमें हमारी आबादी इस दिल्ली के आधे के बराबर है। हम चाहें तो अपने दम पे दिल्ली में सरकार बना सकते हैं, लेकिन बुराई इस बात में है कि हमें दूसरों के पीछे खड़े होने की आदत है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप कब तक किसके पीछे खड़े रहेंगे। और अगर वो इतने अच्छे होते तो आप ये सोचो कि इस देश में आपके महापुरुषों को अपने बच्चों की कुर्बानियां क्यों देनी पड़ती है आपको अधिकार दिलाने के लिए। याद करो बाबा साहब अम्बेडकर के चाचा बच्चों कुर्बानी, उनके बाद माननीय दीनदयाल भाना वाल्मीकि साहब। और अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है, जिन पर बड़ा बवाल हुआ, चाहे वो ठाकुर का कुआ हो या कोई और ऐसी कविता हो जो हिला के रख देती है, जो एहसास कराती है कि हम कैसे जीवन से निकल के आए और किस तरह से जानिब हुकूमत ने हमने नोच नोच के यहाँ तक लाके खड़ा किया। जब भी हम अपने पैरों पर खड़े किए या खड़े होने का हमने प्रयास किया, तभी कोई नफरत, कोई मुसीबत, कोई अन्याय करके हमें तोड़ने का काम किया। ये आजाद भारत है, हम एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं। हमने तय किया है और हमारे नेताओं ने कि हम एकजुट करेंगे समाज को। अभी संख्या जितनी है उस संख्या से वो संख्या पर्याप्त नहीं है, हमें संख्या को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें बैठना पड़ेगा और समाज को कंधे पे बिठा के आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें घर घर जाकर समाज को जागरूक करना पड़ेगा। आज ये कारवा यहाँ तक आया है, लेकिन इस कारवा को हमें मध्य तक पहुंचाना है, इस कारवा को हमें दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली की उस कुर्सी तक पहुंचाना है जिस कुर्सी में ताकत है। कब तक आप दूसरों को आगे बढ़ा के तमाशा देखते रहोगे। आपने जब मेरा सम्मान किया तो आपने मुझे ये कृपाण भेंट की। मैं हंसता हूं इस बात में कि आज भी हमारे लोग मेरे बाहुबली का प्रदर्शन देखना चाहते हैं कृपाण लेके। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बाहुबली का प्रदर्शन तो आप सदियों सदियों करते रहे। इसका उदाहरण भीमा दौड़गांव है और इसका उदाहरण बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आपने ऐतिहासिक रूप से बताया कि हमें कितना बल है। और हमारी तो पैदाइश ऐसी है, तब से जब से होती है हम मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ते हैं। हमें पेट पालने के लिए भी हमें और हमारे बच्चों को, हमारे नस्लों को और हमारे बड़ों को भी, सब लोगों को तमाम तरह की मुसीबतें और यहाँ तक की गंदगी भी अपने सर पर उठानी पड़ती है, तब जाकर हमें रोटी मिलती है। अब दिन बदल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुझे कृपाण की ताकत देना चाहते हैं मेरे लोगों, मैं आपके प्यार को सर माथे रखता हूँ, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस कृपाण की ताकत से मैं आपका कोई भला नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने कलम की ताकत मुझे दी, आपने अगर ये कलम की ताकत हमारे लोगों को दी, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि मैं आपका खून हूं। जब तक अंतिम व्यक्ति को भी कुर्सी पे नहीं बिठा देते, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। चाहे कितना समय लग जाए, चाहे कितनी रातें गुजर जाए। मैंने लंबी
में जाकर जेल में काटी। ये दिल्ली है, दिल्ली में सबसे बड़ी जो है एशिया की सबसे बड़ी जेल है तिहाड़। मैंने वो तिहाड़ भी 2-2 बार देखे, खूब आनंद लिया मैंने। मैं जेल से नहीं डरता हूँ, इसलिए नहीं डरता हूँ क्योंकि मुझे आदत है। मैंने काल कोठरी में 16 महीने बिताए। जब मेरे ऊपर रासुका लगी, रासुका में मेरा अपराध ये था कि मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। जब मैं यहाँ अपनी इतनी बड़ी कुर्सी लगा रखी थी, मैं इन सब बातों से परे हूँ। और परे होने का एकमात्र कारण है कि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है कि मैं समाज को रास्ता दिखाऊं। अगर मैं ही कुर्सी पे बैठूंगा तो फिर और लोग कुर्सी पे कैसे बैठ पाएंगे। मैंने इनसे कहा कि मुझे राजा महाराजा बनने में कोई बहुत भरोसा नहीं है। राजा महाराजा भी प्रजातंत्र में उनकी इतनी औकात है कि चुनाव के समय उनको भी जाके किसी के हमारे जैसे घर के आगे हाथ जोड़ने हैं, या फिर हमारे घर में बैठ के खाना जाके बताना है कि मैं भी तुम्हारे बीच में से हूं, मैं भी तुम्हें अपना मानता हूं। ये आज गैर बराबरी खत्म हो गई है। कितनी गैर बराबरी खत्म हुई है आप इसको बेहतर जानते हो। हमने हाथरस भी देखा, हमने उन्नाव भी देखा, हमने कानपुर भी देखा, और तमाम तरह से हमने वो सब देखा। इस जून जाति की आंधियों में हमारे लोग जो है वो टूट कर बिखर गए हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा। मैंने जहां से शुरुआत की वो गांव था, और आज जहां मैं खड़ा हूं ये दिल्ली है। दिल्ली में आने का सपना गरीब के बेटे के लिए बहुत तकलीफ दे है। आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। मैं कई बार, हमारे पुलिस के लोग खड़े हैं, ये हंसेंगे मेरे ऊपर कि भैया कैसी बात बता रहे हैं। मैं कई बार यहाँ बिना किराए के दिल्ली आया, क्योंकि गरीबों पे बहुत रास्ते नहीं हैं, और अमीर इतनी हमारी हैसियत नहीं कि हम सब चीज को अफोर्ड कर लें। तो मैं कई बार यहाँ बिना टिकट आया, और कई बार यहाँ से बिना टिकट गया। जब मैं दिल्ली आता था तो ढूंढता था कोई ठिकाना मिले। आज तो दिल्ली की हर गली में आप लोगों ने ठिकाना बनाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस प्यार के लिए। लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूँ, आज हमारे सम्मानित नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह जी हमारे बीच यहाँ नहीं है, क्योंकि उनको जाना है सीतापुर रैली में। अगर वो होते तो मैं वास्तविकता में उनके सामने बात कहता। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये जो लोग यहाँ खड़े हैं, मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि सब लोग, ये परिवर्तन का आंदोलन है। कोई थकेगा, कोई रुकेगा, कोई बिकेगा, कोई टूट जाएगा, और कोई शायद हार मान जाए। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं, इस लाइन में जो मेरे लोग खड़े हैं, और इस लाइन में जो मेरे लोग खड़े हैं, अगर वास्तविकता में आपने जिम्मेदारी से इनका साथ दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जा रहे हैं उनकी स्टैचू में, उसको ऐसे हाथ लाना चाह रहा था। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि अगर वास्तविकता में आपने इस कतार वालों का साथ दिया, तो आपका आने वाला भविष्य, आपके आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि ना हम अन्याय अत्याचार सहेंगे और ना ही अधिकार विहीन व्यवस्था सहेंगे। मैं जब वाणियों को पढ़ता हूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे नौजवान साथियों, हमारे नेताओं, कि याद रखना। सतगुरु रविदास जी महाराज से जब किसी ने पूछा कि महाराज सुख शांति का जीवन जीने के रास्ते क्या हैं, तो सतगुरु जी ने कहा कि सुख शांति के जीवन जीने के 2 रास्ते, इसमें गौर करना। हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे हैं, आपसे भी कह रहा हूं, इसमें गौर करना। जिनका राज नहीं होता, उनकी संख्या भले कितनी है, उनको जुर्म जाति सहनी पड़ती है। मेरे लोगों, इस बात को आपको भी कह रहा हूं, याद रखना। सतगुरु जी महाराज ने कहा कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 रास्ते हैं। पहला कि अपना राज होना चाहिए, स्वराज। जिनका राज होता है वो सुख शांति जीते, उनका हाथ नहीं फैलता, उनके ऊपर कोई जुर्म जाति अत्याचार नहीं करता, उनको इलाज कराने के लिए अस्पताल के बाहर नहीं खड़ा होना पड़ता, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के बाहर खड़ा होकर अपनी जेब नहीं देखनी पड़ती, उनको कोई भी सुविधा, सुख सुविधा के लिए किसी के आगे किसी का कर्ज नहीं लेना पड़ता। जिनका राज होता है, तो क्या तो अपना राज हो, या फिर मरकट गांव, या फिर शमशान की भूमि हो। क्योंकि अगर जिंदा रहेगा आदमी तो बिना राज के सुख शांति का जीवन नहीं, फिर मर के ही सुख शांति मिलेगी। आप ये तय करो, एक हिंदू शेखर को जो है यहां लटकाया गया अभी मेरठ में 100 किलोमीटर नहीं है दिल्ली से। आज ये हालात हैं, मार के लटका के ताकतवर व्यक्ति ने फोन करके कहा पुलिस से कि लाश लटका दिए, उठाकर ले जाओ। कभी कभी तो ये घटनाएं दिल को चीर सा जाती हैं, लेकिन इस बात को सुनकर, इसी बात को सुन के और बाबा साहब अम्बेडकर की बात को याद करके चुप हो जाते हैं कि जब तक हमारे लोग तैयार नहीं होंगे तब तक तो हमें सहना पड़ेगा। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं मेरे लोगों, कितने, चलो उसका नाम इंदु शेखर है, चंद्रशेखर नहीं है, आप ये तय कर लो कितने इंदु शेखर चंद्रशेखर के लटकने के बाद आप तैयार होंगे।
आपने सबको मौका दिया, फिर भी आप लटक रहे हो, फिर भी आप अधिकारविहीन हो, फिर भी आपके आंखें इंतजार में हैं। कब जागोगे? ये नाच कूद तो हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, हमें तो लोग नचाते ही आए हैं। कभी अपने राज के बारे में सोचो, एक भूख पैदा करो मन के अंदर कि हमें अब कुछ करके दिखाना है। और मैं ये गारंटी से कहता हूं, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। कैसे मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आप ठान लो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं हर उस कमजोर से कह रहा हूं जो चुन जाति से है, याद रखना, हो सकता है कोई आपका अपना आपके साथ ना खड़ा हो, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हर एक कदम पे आपके साथ खड़ी है, हर एक कदम पे आपके साथ खड़ी है।